पहले जब अंग्रेज इस देश में थे तब अंग्रेज गिनती करते थे, तब हमारी आबादी 52% थी। 52% का मतलब यह है कि आधे से भी 2% ज्यादा हमारी आबादी थी। गुलाम भारत में भी आधे से 2% ज्यादा हमारी आबादी थी। अगर आज की तारीख में हमारी गिनती हो जाए तो हमारी आबादी 60 से 65% तक होने की संभावना है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी को, चाहे आजादी के बाद सबसे ज्यादा कांग्रेस ने दिल्ली पर राज किया हो या कांग्रेस के बाद अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा राज कर रही है, तो हमारी गिनती आजादी के 74 साल में ना कांग्रेस के लोगों ने किया ना बीजेपी के लोगों ने किया। और जब हमारी गिनती ही नहीं हुई तो सभी क्षेत्रों में जो संख्या के अनुपात में हमको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, हमें हक मिलना चाहिए था, वो हक आजादी के 74 साल में हमारे लोगों को नहीं मिला। ये जो हक हमारे लोगों को नहीं मिला, इस हक के बारे में हमारे समाज के लोगों को पता नहीं है, हमारा समाज जानकार नहीं है, और जानकार ना होने की वजह से हम अपनी आवाज उठा नहीं पाते। लोकतंत्र में गोली नहीं चलती, बोली चलती है, और जिसकी वो अपनी बोली बोलना आता है वो देश का हुक्मरान हो जाता है, उसकी समस्याओं का लोकतंत्र में समाधान होता है। लेकिन आज़ादी के 74 साल में हम दूसरे की बोली में तो बोली मिलाते रहे, लेकिन हम पिछड़े वर्ग के लोग अपनी बोली आज़ादी के 74 साल में बोल नहीं पाए। और जब हम पिछड़े वर्ग के लोग आज़ादी के 74 साल में अपनी बोली नहीं बोल पाए तो हमारी समस्याओं का समाधान भी आज़ादी के 74 साल में नहीं हो पाए। हम कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर अपने लोगों को वोट देते रहे, हमारे वोट लोग लेते रहे, और हमारे समर्थन के बगैर किसी की भी सरकार आज़ादी के 74 साल में नहीं बनी। हम पिछड़े वर्ग के लोगों ने ही जिसको समर्थन किया उसकी सरकारें बनी, क्योंकि संख्या ही हमारी ज़्यादा है। हमारे समर्थन के बगैर किसी की सरकार नहीं बन सकती है। लेकिन हम लोगों ने लोगों का समर्थन तो किया, मगर लोगों ने हमारी समस्याओं का समाधान करने का काम नहीं किया, क्योंकि हम खुद ही अपनी समस्याओं के बारे में जानकार नहीं हैं, समझदार नहीं हैं। जब हम अपनी आवाज़ नहीं उठाते तो नेता भी हमारी आवाज़ नहीं उठाते। जो अपनी बोली बोलना जानते हैं उनके सम्मेलन हो रहे हैं, हम पिछड़े वर्ग के लोग अपनी बोली बोलना नहीं जानते, इसलिए हमारे सम्मेलन भी नहीं हो रहे हैं। तो अगर हमें अपनी भी आवाज़ उठाना है, हम भी चाहते कि हमारी आवाज़ उठे, संसद में उठे, विधानसभा में उठे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी बोली बोलना पड़े। और हमारी बोली क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब देश में जानवरों की गिनती हो रही, कुत्तों की गिनती हो रही, हिजड़ों की गिनती हो रही, तो पिछड़ों की गिनती करने में कौन सी आफत है? कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? कौन सा देश का नुकसान हो जाएगा? कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी आज़ादी के 74 साल में हमारी गिनती नहीं हो रही है कि हाथी को पता ना चले कि वो हाथी है। क्यों गिनती नहीं हो रही है? कि हाथी को पता ना चले कि वो हाथी है। अगर हाथी को पता चल गया कि उसके पास तो हाथी की ताकत है, तो फिर वो दूसरे की बात क्यों मानेगा? फिर तो वो अपनी ही बात करेगा, अपनी लड़ाई लड़ेगा। ये जो पिछड़ा वर्ग हमारा समाज है, ये 52-60% का समाज है, ये हाथी जैसा ताकतवर समाज है। लेकिन हाथी के ऊपर महावत बैठकर जैसे हाथी को कंट्रोल करके चलाता है, वैसे हमारे ऊपर भी कुछ लोग बैठकर हमारा वोट लेते हैं, हमारा सपोर्ट लेते हैं, मगर हमारे अधिकार की बात नहीं करते। जब देश में संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में हमारे लोगों को गांधी नेहरू ने टिकट नहीं दिया, और जब हमारे लोगों को संविधान सभा में टिकट नहीं दिया तो संविधान सभा में हमारी लड़ाई लड़ता कौन? जब हमारे लोग ही नहीं थे संविधान सभा में, तो हमारी लड़ाई कमजोर थी संविधान सभा में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा कि पिछड़े वर्ग के लोग हैं नहीं संविधान सभा में, इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों की लड़ाई संविधान सभा में कमजोर हो गई है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पिछड़े वर्ग की लड़ाई संविधान सभा में लड़ने का काम किया और आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में लिखने का काम किया। आर्टिकल 340 की वजह से कालेलकर कमीशन आया, मगर उसे नेहरू ने रद्दी की टोकरी में डाला, इंदिरा ने रद्दी की टोकरी में डाला, और फिर मंडल कमीशन आया, और 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट से मंडल कमीशन का फैसला आया। 52% हमारी संख्या थी, 52 को केवल 27% आरक्षण मिला जब 16 नवंबर 1992 को फैसला आया, और 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया गया। क्रीमी लेयर का मतलब है कि जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिले, और जिसके पास दांत ही नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, क्योंकि वो चना खा नहीं सकता। महंगी एजुकेशन के दौर में जो माँ बाप इतना सक्षम हैं कि अपने बेटे को अच्छी कोचिंग करा सकते, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, वो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं और उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं होता।
और जो माँ बाप पढ़ा ही नहीं सकते हैं, उनका बच्चा आरक्षण लेने लायक ही नहीं हो पाता है, तो आरक्षण ऊपर से खत्म हो जाता है, नीचे से भी खत्म हो जाता है। इतनी बड़ी धोखेबाजी पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ 1992 में हुई, जबकि संविधान ने शेड्यूल कास्ट को संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया था, आदिवासी को संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया था, तो ओबीसी को भी संविधान के अनुसार संख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए था। मगर 52 को 27 मिला, 27 में क्रीमी लेयर लगा दिया गया। और फिर ये जो हमारे साथ धोखेबाजी हुई, अगर इस धोखेबाजी को हम लोग समझते तो दिल्ली का संसद भवन हम लोग घेर लेते और कहते हमारी जितनी संख्या है उतना हिस्सा दो, अगर उतना नहीं दोगे तो संसद के अंदर किसी को जाने नहीं देंगे, संसद से बाहर किसी को आने नहीं देंगे। और अगर हम दिल्ली की संसद घेरते तो हमारे बच्चों को लाखों नौकरियां मिल गई होती। लेकिन हमारे लोगों ने दिल्ली की संसद नहीं घेरा, बल्कि हमारे लोगों को यह बात समझाई गई, ये बात बताई गई। आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम लोग आए और उन्होंने हमारे लोगों को ये बात समझाई, ये बात बताई कि अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है, इसलिए उधर चलो। जो अपने बच्चों की लाखों नौकरियों के लिए जिनको दिल्ली का संसद भवन घेरना चाहिए था, वो दिल्ली का संसद भवन घेरने के बजाय अयोध्या की बाबरी मस्जिद घेर लिया और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दिया। अब संख्या इतनी है, जिस काम में लगते हैं वो तो फाइनल ही कर लेते हैं। अंग्रेजों को हमारे लोगों ने भगाया। अगर हमारे लोग आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं होते तो अंग्रेज देश छोड़ करके जाने वाले नहीं थे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दिया और हमारा जो मंडल कमीशन के साथ धोखेबाजी हुई थी, ये मुद्दा हवा में उड़ गया। और मस्जिद किसने गिराया, मंदिर कब बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या होगा, ये चर्चा सारी मीडिया और सारे चैनलों में शुरू हो गई। और पिछड़े वर्ग के हक के साथ जो धोखा हुआ था वो मुद्दा हवा में उड़ गया। हमारे लोगों ने सोचा कि हमने तो मुसलमानों का बहुत बड़ा किला ढहा दिया, तो कितना बड़ा किला ढहाया, एक ऐसी मस्जिद गिराई जिसमें मुसलमान लोग नमाज ही नहीं पढ़ते थे। तो मुसलमान का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, बड़ा नुकसान हमारा हो गया। जो हमारे बच्चों को लाखों नौकरियां मिलने वाली थी, उस पर ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोगों ने कब्जा कर लिया। अगर 52 को 52 मिला होता तो हर जगह प्रशासन में हमारे लोग होते, पिछड़े वर्ग के लोग होते, लेकिन उस पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया। और अभी सुप्रीम कोर्ट से मंदिर का फैसला आ गया, और जब मंदिर का फैसला आया तो सरकार ने ट्रस्ट बनाया। और सरकार उन्हीं लोगों की है जो कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, उन्हीं लोगों की सरकार है। लेकिन उन्होंने जब ट्रस्ट बनाया, जब मस्जिद गिराना था तब हम लोग बढ़िया वाले हिंदू थे, लेकिन जब ट्रस्ट में रखने का समय आया तब हम लोग बढ़िया वाले हिंदू नहीं रह गए। कोई भी ओबीसी बढ़िया वाला हिंदू देश भर में नहीं मिला और किसी भी ओबीसी को मंदिर के ट्रस्ट में नहीं रखा गया। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि अरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, तुम कितनी भी मेहनत कर लो मंदिर बनाने के लिए, लेकिन जब मंदिर बनेगा तो घंटा बजाने के लिए भी तुम्हें वहां जगह नहीं दी जाएगी। और यही हुआ, ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को नहीं रखा गया। हमने कहा अरे भाई, भाजपा के लोगों, दूसरे पिछड़े वर्ग के लोग खराब वाले हिंदू होंगे, लेकिन विनय कटियार तो बढ़िया वाले हिंदू थे, कल्याण सिंह तो बढ़िया वाले हिंदू थे, उमा भारती तो बढ़िया वाली हिंदू थी, परवीर तोगड़िया तो बढ़िया वाले हिंदू थे, बघेल साहब भी बढ़िया वाले हिंदू हैं जो भारतीय जनता पार्टी में है, वो भी बढ़िया वाले हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी बढ़िया वाले हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक बीएसपी में थे तो खराब वाले थे, लेकिन अब तो वो भी बढ़िया वाले हो गए जब से भाजपा में आ गए। तो इतने बढ़िया वाले हिंदू तुम्हारे पास में है, इनमें से किसी को ट्रस्ट में रख देता, मगर एक भी पिछड़े वर्ग के आदमी को ट्रस्ट में नहीं रखा। इसका मतलब हिंदू के नाम पर हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। कब कब हम हिंदू होते हैं, जब मुसलमान से लड़ाना हो तब हम पहले नंबर के हिंदू हैं, जब वोट देना हो तब हम बढ़िया वाले हिंदू हैं, जब चंदा देना हो तो और बढ़िया वाले हिंदू हैं। रामनाथ कोविंद जी का नाम सुना है कि नहीं सुना है? जब पुष्कर के मंदिर में गए तो ब्राह्मणों ने कहा आप देश के राष्ट्रपति होंगे, मगर भारत के राष्ट्रपति तो हम ही होते हैं, मंदिर के राष्ट्रपति तो ब्राह्मण ही होते हैं, आप देश के होंगे, इसलिए मंदिर में एंट्री नहीं दिया। जब मंदिर में जाना था तो कोविंद साहब बढ़िया वाले हिंदू नहीं थे, जब चंदा देना हुआ तब बढ़िया वाले हिंदू हो गए। तो वोट देने के लिए हम हिंदू, मुसलमान से लड़ने के लिए हिंदू, चंदा देने के लिए हिंदू, लेकिन जैसे हम अपनी गिनती की बात करते हम हिंदू नहीं होते, जैसे हम अपने अधिकार की बात करते, अपने आरक्षण की बात करते, हम हिंदू नहीं होते, जैसे हम अपनी भागीदारी की बात करते, हम हिंदू नहीं होते हैं। तो ये हिंदू के नाम पर हमारा समर्थन लेना और फिर हमारा ही सत्यानाश करना, ये बहुत बड़ी साजिश पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ देश में हो रही है। इस साजिश को हम लोगों को समझना पड़ेगा। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो क्या कह रहे थे, हम पिछड़े वर्ग के हैं,
हम चाय बेचने वाले हैं, हम नीच जाति के हैं। हमारे लोगों ने सोचा लो पिछड़ा भी है, चाय बेचता है, गरीब भी है, अपना आदमी है, इसको प्रधानमंत्री बनाएंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा। हमारे लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया और मोदी ने जानवरों की गिनती किया, ओबीसी की गिनती नहीं किया। 314 ओबीसी के बच्चे जो आईएएस की परीक्षा पास किए थे उनकी नियुक्ति को रोक दिया। पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया। बजट में एक नया पैसा पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं दिया। अपने को पिछड़ा कहते हैं और पिछड़ों के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वैसे कोई आप मूर्ख से मूर्ख आदमी को पकड़ो और कहो पैर पर कुल्हाड़ी मार लो तो मारता नहीं है, बोलता मूर्ख भले हूं मगर पैर पे कुल्हाड़ी मारूंगा तो मेरा ही पैर कटेगा, इतना पता है। मगर मोदी अपने को पिछड़े वर्ग का कहते हैं और पिछड़ों के ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। इसका कारण है कि मोदी जी मुख नहीं है, मुखौटा है। पीछे से आरएसएस के लोग मोदी जी को चलाने का काम कर रहे हैं, इसलिए वो अपने को पिछड़ा भी कहते हैं और पिछड़ों के पैर पर कुल्हाड़ी भी मारने का काम कर रहे हैं। 2017 में यही बात हुई। हमारे लोगों के घरों में आया गया और कहा गया कि तुम्हारी बिरादरी के आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो। हमारे लोगों ने सोचा हमारी बिरादरी का आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा, सबका वोट लूट लिया और वोट लूटने के बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। फिर सबसे ज़्यादा फर्जी इनकाउंटर पिछड़े वर्ग के लोगों के हुए। हालत तो इतना ज़्यादा खराब हो गई, बलिया में एक पाल बिरादरी के युवक को सरेआम पुलिस और एसडीएम के सामने, एसओ और सीओ के सामने गोली मार दी गई और पूरे प्रदेश में पिछड़े वर्ग की हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, फर्जी इनकाउंटर हो रहा है। मतलब वोट भी हमारा लिया, सरकार भी हमारे सपोर्ट से बनाई और हमारे लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का कहा था, बनाया ही नहीं। और फिर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर हमारे लोगों के ऊपर ही अन्याय और अत्याचार चल रहा है। एक बात और समझाई गई थी कि जब अखिलेश की सरकार होती है सब नौकरी यादव लेके जाते हैं और जब बहन जी की सरकार होती है सब नौकरी जाटों लेके जाते हैं, इसलिए हमारी सरकार बनाओ, ना हम यादव को देंगे ना जाटों को देंगे, सारी नौकरियां तो आप लोगों को देंगे। तो हमारे लोगों ने सोचा इससे अच्छी बात क्या है, तो खुश हो गए थे और वोट दे दिया था। अभी योगी जी मुख्यमंत्री हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें आरक्षण घोटाला हो गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच किया, जांच में पाया कि आरक्षण घोटाला हो गया और योगी सरकार को तलब किया कि जवाब दो इसका। आज तक योगी ने जवाब नहीं दिया, कोई कार्यवाही नहीं किया और पिछड़े वर्ग के बच्चे लखनऊ में बैठ करके लाठी डंडे खा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पिछड़ों के हक पर डकैती हो गई। बांदा में 15 प्रोफेसर रखे गए, 15 में से 11 योगी जी ने अपनी बिरादरी का रख लिया, एक ओबीसी का रख दिया, बाकी दूसरे लोगों को रख दिया। तो कहाँ आपको हक मिल रहा है? गोरखपुर में जो भर्ती हुई यही हाल हुआ, प्रिंसिपलों की जो भर्ती हुई यही हाल हुआ। तो आपके बच्चों को जो नौकरियां मिलनी चाहिए थी वो नौकरियां कहाँ हैं? घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? जो लोग आपके अधिकारों पर कब्जा किए हैं वो आपको अधिकार दे दे तो उनका क्या होगा? तो इसलिए वो आपको अधिकार देने वाले नहीं हैं। अगर आपको अधिकार चाहिए तो आपको अपने अधिकार की लड़ाई खुद ही लड़ना होगा। मोदी जी ने कहा देश को नहीं बिकने दूंगा। हमारे लोग खुश हो गए क्योंकि हमारे लोग तो बात सुनकर ही खुश हो जाते। तो कहा देश नहीं बिकने दूंगा, जैसे दूसरे प्रधानमंत्री बैनामा कर दिए थे, मोदी जी आकर के रोक लिए, नहीं बिकने दूंगा। मगर अगली बात मन ही मन कसम खा लिया कि देश के अंदर देश है, ऐसा कुछ बचने नहीं दूंगा। तो देश नहीं बिकने दूंगा, ये तो हमारे लोगों को पता है। अब इंडियन ऑयल बेच दिया, ये पता ही नहीं चला। भारत पेट्रोलियम बेच दिया, ये पता ही नहीं चला। रेलवे बेच दिया, ये पता नहीं चला। बीएसएनएल बेच दिया, ये पता नहीं चला। एयर इंडिया बेच दिया, ये पता नहीं चला। सारे सरकारी उपक्रम बेच रहे हैं, ये हमारे लोगों को पता नहीं चल रहा है। और भाषण मोदी जी करते हैं तो कहते हैं देश नहीं बिकने दूंगा, और सब बिक रहा है। जब सब बिक रहा है तो कुछ बचेगा नहीं। यहाँ बैठे खड़े हर आदमी की इच्छा है उसको या उसके बेटे बेटी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। जब सरकारी होगा कुछ तब सरकारी नौकरी होगी, जब सरकारी नौकरी होगी तब सरकारी नौकरी मिलेगी। जब सरकारी ही नहीं बचेगा, सरकारी विभाग ही नहीं बचेगा तो सरकारी नौकरी कहाँ से बचेगी? और जब सरकारी नौकरी नहीं बचेगी तो आरक्षण कहाँ मिलेगा? तो सरकारी नौकरी खत्म, आरक्षण खत्म, और आपके बच्चों को अडानी और अंबानी के यहाँ 5,000 10,000 में नौकरी करना पड़ेगा। अभी योगी मोदी ने जैसे लॉकडाउन में काले कानून बनाए तो किसानों के खिलाफ काले कानून बनाए, तो किसानों की जमीन हड़पने का कार्यक्रम है, वैसे ही नौकरी करने वालों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ भी कानून बनाए कि अब 8 घंटे की नौकरी नहीं रहेगी, 12 घंटे की नौकरी होगी।
8 घंटे की नौकरी नौकरी है, 12 घंटे की नौकरी गुलामी है, तो आपकी आने वाली जनरेशन को तो अडानी अंबानी का गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है। हम तो ये परिवर्तन यात्रा निकाल करके समझा रहे हैं कि इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी, इनकी संख्या देश में 85 से 90% है। अगर ये एकजुट हो जाएं तो देश के हुक्मरान बन सकते हैं, देश के शासक बन सकते हैं, और देश में जो नाइंसाफी का निजाम है इसको ध्वस्त करके देश में इंसाफ कायम किया जा सकता है। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही इंसाफ है। ये लड़ाई लड़ने के लिए पिछड़ा वर्ग मोर्चा निकला हुआ है, इसलिए इस लड़ाई में आप लोग भी साथ सहयोग देंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्य।